हेलो, नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एक पेन पेपर या ग्राफ पेपर और पेंसिल के माध्यम से हमने प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफीय निरूपण द्वारा चरों का मान ज्ञात करने की विधि जो है वो सीखी थी। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, यानी कोई भी दो ऐसे मान जो हमें ज्ञात करने होते हैं उनको हम चर राशि के रूप में लेते हैं और प्रश्नानुसार उसमें संबंध बना के एक रिलेशन बना के एक हम समीकरण बनाते हैं और उन समीकरण को हम हल करते हैं। समीकरण को हल करने की जो ग्राफीय निरूपण की विधि है वो हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ ली थी। अब देखिए, ग्राफीय निरूपण के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब ये प्रतिस्थापन विधि क्यों आवश्यक है और कब ये सरल और सही हो जाती है। ग्राफीय निरूपण में हम प्रत्येक समीकरण के दो निर्देशांक बिंदु प्राप्त करते हैं। जब ऐसी समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है जिसके निर्देशांक पूर्णांक न होकर अंडर रूट वाली संख्या आ जाए, या फिर कोई पॉइंट वाली संख्या आ जाए, दशमलव वाली, या फिर कोई भिन्न वाली संख्या आ जाए, कौन सी, ग्राफीय निरूपण के जो हम निर्देशांक प्राप्त करते हैं सारणी में उनका, तो उस अपूर्णांक जो पूर्णांक नहीं है उस संख्या को ग्राफ पेपर पर दर्शाना थोड़ा सा आसान नहीं रहता है। उसकी उत्तर की शुद्धता है वो थोड़ी कम हो जाती है और सही और सटीक उत्तर हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम कुछ और मेथड या और विधियों का यहाँ उपयोग करते हैं, जिसमें हमने ग्राफीय निरूपण के बाद जो पहली विधि हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन का तात्पर्य क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना या जाना या गमन करना या वो पलायन करके वहाँ से हटना। हम क्या करेंगे, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म मिलेगा, यानी जोड़ा मिलेगा। उस युग्म में से एक समीकरण के एक चर का मान हम निकालेंगे पहली समीकरण से और उस चर का मान हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमें उस प्रतिस्थापन विधि की जो परिभाषा है वो भी हमें इस प्रकार से देनी पड़ती है कि जब एक राशि से दूसरे एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर में व्यक्त करके प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे हमारे पास, उन रैखिक समीकरण युग्मों में से युग्म का हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि हम किस प्रकार से लगाते हैं, एक चर का मान दूसरे चर में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करके प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब हम प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से अपने जो पहले क्वेश्चन का उत्तर है वो हम करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन में 6 बिंदुवत प्रश्न हमें दिए गए। पहला बिंदुवत प्रश्न है, उसमें दो रैखिक समीकरणें दी गई है, वो भी दो चर में। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहला अपना जो प्रश्न दिया गया है उसमें जो दो समीकरणें हैं वो है x + y = 14 और दूसरी समीकरण है x - y = 4। इनको हमने 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण नाम दे दिया। अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 के माध्यम से, समीकरण 1 से अगर x का मान हम निकालना चाहे तो x का मान कितना हो जाएगा, ये y यहाँ जुड़ रहा है वो यहाँ घटेगा, x का मान हो जाएगा 14 - y। अब देखो, समीकरण 1 से जो 14 - y x का जो मान मिला है वो हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। कहाँ पे, ये x - y = 4 वाली समीकरण में। यानी समीकरण 1 से जो हमने x का मान निकाला है, समीकरण 1 से x का जो मान हमें प्राप्त हुआ है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 नंबर समीकरण अपनी क्या है, x - y = 4 है। तो हम लिखेंगे
अक्स की जगह क्या लिख देंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। देखिए जहां अक्स था वहां 14 माइनस वाई लिख दिया हमने, जहां अक्स था वहां 14 माइनस वाई लिख दिया, बस इतना ही किया। अब क्या आ जाएगा देखो 14 माइनस वाई ये वाई बराबर 4। अब देखो माइनस वाई और माइनस वाई दो बार माइनस हो रहे हैं तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर, यहाँ 4 के माइनस में चला जाएगा ये 14। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ देखो जो माइनस का 10 आया है उसके बट्टा में चला जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार। ये आ गया y का मान, ये क्या मिला हमें y का मान। अब हमें क्या करना है y का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x प्लस वाई है ना, तो हम लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 14। एक नंबर समीकरण अपनी ऐसी है, तो x का मान कितना हो जाएगा 14 में से 5 घटेगा, यानी x का जो मान आया है वो आया है 9। इस प्रकार से हमने पहले बिंदुवत प्रश्न का उत्तर क्या प्राप्त कर लिया, y बराबर 5 और x बराबर 9, y बराबर 5 तथा x बराबर 9। आप इसको एक अलग पेन से जैसे बॉक्सिंग करके इसका उत्तर आप बता सकते हो कि y का मान 5 मिला है तथा x का मान 9 मिला है। ठीक है, इसी प्रकार अपने दूसरे बिंदुवत प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरे बिंदुवत प्रश्न में हमें दो समीकरण दी हुई है, s माइनस टी बराबर 3 और एक दी हुई है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये अपनी एक नंबर समीकरण मान लेते हैं, ये अपनी 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। देखिए ये समीकरण तो रैखिक ही है, ये समीकरण रैखिक समीकरण ही है। यहां हम इस समीकरण को रैखिक बनाएंगे। सबसे पहले रैखिक बनाने के लिए किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों को आप समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस 2 नंबर समीकरण को 6 से गुणा कर लेंगे। 6 से गुणा करने के बाद हम नई समीकरण हमें जो प्राप्त होगी वो इस समीकरण की तुल्य समीकरण प्राप्त होगी, तुल्य समीकरण। अब देखो समीकरण 1 से s का मान कितना आता है, समीकरण 1 से यहाँ चर राशियां s और t आई है, जरूरी नहीं कि x y हो, यहाँ x y सब में x y, लेकिन इसमें s और t आई है। तो समीकरण 1 से s का मान कितना हो जाता है, ये t इस तरफ जाके जोड़ में जाएगा, यहाँ जो घट रहा है वो यहाँ जुड़ेगा, तो s का मान हो जाएगा 3 प्लस t। अब देखो समीकरण 2 को 6 से गुणा करेंगे। अब 6 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि इसको 6 से गुणा करेंगे तो इस पद को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, इस पद को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा और इस पद को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। इस पद और इस पद दोनों में जो हर वाली राशि है वो केवल 6 से कट रही है, यानी 3 और 2 का लघुत्तम क्या है 6 है। तो लघुत्तम से गुणा करेंगे ताकि ये हर में कुछ नहीं है। जैसे s बटा 3 है, इस पद को भी हम 6 से गुणा करेंगे, और t बटा 3 है उसको भी हम 6 से गुणा करेंगे, बराबर में जो 6 है उसको भी हम 6 से गुणा करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, देखो प्रत्येक पद 6 से गुणा होगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 बार, और ये इससे कटेगा 2 है यहाँ पे 3 बार, और यहाँ 36 हो जाएगा। तो जो अपनी नई समीकरण बनेगी वो बनेगी 2s प्लस 3t बराबर 36। ये अपनी 2 डैश समीकरण मान लेते हैं, यानी 2 नंबर समीकरण की तुल्य समीकरण हमें प्राप्त हुई है। कैसे, 2 नंबर समीकरण को 6 से गुणा करने पर जो प्राप्त हुई है वो 2 डैश समीकरण मान सकते हैं। ये रैखिक समीकरण हो गई। अब इसमें अंश और हर नहीं है, सीधी संख्या एक पूर्णांक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो s का जो मान मिला था, समीकरण 1 से s का मान हम लिखेंगे समीकरण 2 डैश में। 2 डैश मतलब 2 नंबर तो अपनी एक्चुअल समीकरण तो ये थी, लेकिन इसको 6 से गुणा करके जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुई वो 2 डैश में रखने पर
रखने पर क्या होगा, देखो s का मान कितना है 3 प्लस टी है, और अपनी 2 डैश समीकरण क्या है ये 2 गुणा s, तो s की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस टी, फिर प्लस 3t बराबर 36। ये s की जगह क्या लिख दिया हमने, s का मान लिख दिया t के रूप में। यहाँ हमने लिखा भी था कि चर का मान दूसरे चर में व्यक्त किया है, तो s का मान हमने t में व्यक्त किया और s की जगह लिख दिया। अब ये 2 का हम वितरण करेंगे, तो 2 का वितरण करने से कितना हो जाएगा, ये 2 ही से गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो 2t और 3t जुड़ के कितना होता है 5t, बराबर में ये 36 है ना, इसके माइनस में ये 6 चला जाएगा, 36 माइनस 6। आगे इसको यहाँ कर हल कर रहे हैं, ध्यान देना। तो जो t का मान हमें मिलेगा वो मिलेगा 30/5। अब ये 30 कौन सा है, 36 में से 6 घटाने से 30 बचता है, और 5 कौन सा है, ये 5 जो t के गुणा में था वो है, तो t का मान हमें मिल गया 6। t का मान कितना मिला है 6। अब क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, t का मान हम कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 में क्या है, s माइनस टी है, तो हम लिखेंगे s माइनस 6 बराबर 3। तो s का मान कितना हो जाएगा, पक्षांतरण के द्वारा ये 3 है ना, इसके यहाँ 6 जो बराबर से इस तरफ जो घट रहा है वो यहाँ जुड़ता है, तो s का मान आ जाएगा 9। s का मान कितना आ गया 9। तो इस प्रकार से हमें जो t और s के जो 2 मान प्राप्त हुए वो इस समीकरण के क्या है, हल है। इस समीकरण के क्या है, हल है। s बराबर, यहाँ इसको हल के रूप में ऐसे लिख भी सकते हैं कि s बराबर 9 और t बराबर 6, ये अपना है आंसर। यहाँ पे इस प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं कि y अक्ष बराबर 9 और y बराबर 5 इसका आंसर है। तो ऐसे इस प्रकार से हमने 2 बिंदुवत प्रश्नों का हल यहाँ पे कर लिया है। इन दोनों बिंदुवत प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको सेव रख सकते हो। आगे के पैनल पे हम इसको स्पेस करके इसके अगले बिंदुवत प्रश्नों का हल करेंगे। 3 नंबर बिंदुवत प्रश्न जो अपना है पहले का, वो इस प्रकार से 3x माइनस ये 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ देखेंगे हम x और y का मान प्राप्त करने की प्रतिस्थापन विधि। तो ये अपनी 1 नंबर समीकरण है, ये 2 नंबर समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम हल करेंगे। समीकरण 1 से देखो, हम यहाँ पे x का मान नहीं निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, क्योंकि y क्या है, बिना गुणांक वाला है ना। तो किसी भी चर राशि का जो गुणांक होता है वो आगे हर में जाता है, और यहाँ पे अगर कोई बिना गुणांक वाला अगर हमें कोई चर प्राप्त हो रहा है, चाहे वो x हो, y हो, s हो, t हो, कोई भी हो, तो हम उसका अगर मान निकालेंगे तो वो एक रैखिक मान हमें प्राप्त होगा, यानी वो एक आसान होगा, उसमें भाग संक्रिया की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हर नहीं बनेगा उसका, हर में 1 रहेगा, वो अदृश्य रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x का मान नहीं निकाल के y का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से ये जो y है ना 1 नंबर समीकरण में, इस y को हम पहले इस तरफ भेज देते हैं, तो 3x बराबर 3 प्लस y, यहाँ से वापस ये इरेज करेंगे, ध्यान देना, और इस 3 को इस तरफ भेज देते हैं, तो 3x माइनस 3 बराबर y। कहने का मतलब अगर इससे y का मान निकालते हैं तो कितना आता है, 3x माइनस 3। तो इस बात को आप अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो कि लाइनें भरी हुई रहे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अन्यथा आप एक आइडिया लगाओ कि इस y को हम इस तरफ लेके जाएंगे और इस 3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये y तो इस तरफ प्लस में जाएगा और 3 इस तरफ माइनस में जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 3x प्लस 3, ये 3x माइनस 3x माइनस 3, ये y का मान, समीकरण 1 से y का मान ये हमें प्राप्त होगा। इतना हमें 10th क्लास की स्टैंडर्ड तक एक जंप करने का ये तरीका आ भी जाता है कि हम स्टेप, छोटी छोटी स्टेप न लिखे, एक जो तथ्यात्मक बात है उसको हम यहाँ पे लिखें।
अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है। अब समीकरण 2 में जब हम इसका मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए कि यहाँ 9 गुणा x है तो हम लिख देंगे 9x माइनस 3 के गुणांक y है ना, तो 3 का गुणांक हम 3x माइनस 3 लिख देंगे, क्योंकि y का मान आ गया ना, 1 नंबर समीकरण से y का मान ये मिला है, वो मान हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यहाँ ऐसे रखना या ऐसे लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापन करना। ठीक, बराबर में कितना आ जाएगा 9, बराबर में कितना है 9। अब देखो 9x माइनस इस 3 का वितरण होगा कोष्ठक के बाहर, वितरण नियम और बेनिस्ट नियम हमने पढ़ा है। 9x माइनस 9 प्लस 9 आ जाएगा बराबर 9। अब देखो यहाँ x का कोई भी मान ले लो, जैसे x का मान कितना आ जाएगा 9x और 9x गुणा होकर कितना आता है 0x बराबर, ये 9 इस तरफ जाता है 9 माइनस 9 यानी 0 गुणा x बराबर 0। तो x का आप कोई सा भी मान लो, वो 0 से गुणा होकर 0 ही आएगा ना, तो यहाँ से x के अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे x के अनेक हल समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। अतः हम क्या लिखेंगे, x का तो उत्तर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और y का हम मान लिखेंगे, y का जो मान है वो है 3x माइनस 3। ये अपना जो दोनों बिंदु उत्पन्न मिले हैं, यानी दोनों जो चरों का मान मिला है वो क्या है, हल है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे प्रश्न नंबर बिंदुवत प्रश्न नंबर 4 की। देखो 4 नंबर बिंदुवत प्रश्न में जो पहला समीकरण युग्म है वो 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3 है, ये अपनी 1 नंबर समीकरण है। और 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3 ये अपनी दूसरी समीकरण है। यहाँ पे देखिए समीकरण जो है वो दशमलव वाली आ गई, तो समीकरणों को हम एक पूर्णांक या बोल दो कि प्राकृत आ जाए तो प्लस में आ जाए तो प्राकृत हो जाएगी, अन्यथा पूर्णांक संख्याओं में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम दोनों ही समीकरणों को 10-10 से गुणा कर देंगे, तो तुल्य समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तुल्य समीकरण, तुल्य भिन्न, तुल्य अनुपात वो सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस उनको एक सुविधाजनक रूप में परिवर्तित करने का प्रारूप होता है। यानी किसी भी समीकरण का गुणज हम करते हैं, चाहे वो 5 का गुणज करो, 3 का गुणज करो, 10 का गुणज करो। जैसे पीछे एक प्रश्न में हमने 6 का गुणज किया था, क्योंकि हर में जो 3 और 2 थे वो 6 से कट रहे थे, लघुत्तम था। अब यहाँ पे इस दशमलव को हटाने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, दोनों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस पॉइंट है ना, ये इस तरफ चला जाएगा। एक नंबर समीकरण है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ये हो जाएगी एक डैश, और ये हो जाएगी 4x प्लस 5y बराबर 23, ये अपनी हो जाएगी 2 डैश। यानी 2 नंबर की ही गुणज है ये समीकरण, और ये 1 नंबर की गुणज ये है, तुल्य समीकरण बोल सकते हो आप इसको। अब हम ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 डैश से, समीकरण 1 डैश से हम x का मान निकाल रहे हैं। x का मान कितना होगा, देखिए x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस 3y को इस 13 के साथ भेजना है, वो माइनस में जाएगा। 3y को इस तरह भेज दिया,
और ये जो अक्ष के गुणा में है 2 वो इस सिस्टम के भाग में चला जाएगा, यानी अक्ष का मान आ जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। अब ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से अक्ष का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना। अब समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 डैश में प्रतिस्थापित करेंगे, क्यों हमने यहाँ 2 डैश समीकरण निकाल लिया ना 2 नंबर की। अब देखो यहाँ 2 डैश अपनी समीकरण क्या है, 4 इंटू अक्ष है तो हम लिखेंगे 4 इंटू अक्ष की जगह क्या लिख देंगे 13 माइनस 3y बटा 2। तो 4 अक्ष हो गया, क्योंकि इस समीकरण में पहली समीकरण में जो एक चर का मान है वो दूसरे चर में व्यक्त कर दिया, यानी अक्ष चर का मान y चर में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक ही चर बचेगा। जैसे प्रतिस्थापित करने के बाद हम एक समीकरण का प्रारूप देखेंगे तो उस समीकरण में एक ही चर बचेगा, तो एक चर का मान तो एक समीकरण से हल हो सकता है। तो यहाँ देखो 4 गुणा अक्ष प्लस 5y, ये 5y बराबर 23। ये 2 जो है वो इससे कट जाएगा 4 से 2 बार, ठीक है, 4 कट जाएगा 2 बार। ये 2 है ना, ये वितरण नियम से गुणा होगा तो ये 2 13 से 26 हो जाएगा और 3 से 6y हो जाएगा, प्लस का 5y है बराबर 23। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा 6y और माइनस का और 5y प्लस का, इसका मतलब 1y बचेगा ना माइनस का, बराबर 23 के माइनस में जब 26 जाते हैं तो यहाँ माइनस y बराबर कितना आ गया -3 के बराबर आ गया। इसका मतलब y का मान कितना आ गया 3 आ गया। y का मान कितना मिला हमें 3। एक प्रकार से ये अपना एक आधा उत्तर ही है, y एक चर का मान हमें प्राप्त हो गया। आगे हम बात करेंगे कि y का मान समीकरण, यहाँ से हम आगे कर रहे हैं y का मान समीकरण 1 डैश में रखने पर 1 डैश अपनी समीकरण क्या है, ये है 2 इंटू अक्ष तो 2 अक्ष प्लस 3 इंटू वाई तो 3 इंटू 3, वाई का मान 3 आ गया तो 3 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 13। यानी 2 अक्ष का मान कितना आ जाएगा, ये 9 इससे इसके माइनस में जाएगा 13 के माइनस में, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 9। यानी अक्ष का जो मान प्राप्त होगा वो 13 माइनस 9 कितना होता है 4 बट्टा में कितना आ जाएगा, ये जो अक्ष के गुणा में है वो 2, यानी अक्ष का मान कितना आ गया 2। तो अक्ष बराबर 2 तथा y बराबर 3, अक्ष बराबर 2 तथा y बराबर 3, ये अपना क्या है आंसर है। ये अपने चौथे बिंदुवत प्रश्न का क्या आ गया उत्तर प्राप्त हो गया। ये यहाँ तक की बात आपको जरूर समझ में आई होगी, समझ में आई है तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए तथा पुनः खुद अभ्यास कीजिए कि ये किस प्रकार से हमने किया है। एक बार उतार के आप दोबारा से रफ कॉपी में स्वयं हल कीजिएगा। अगला अपना जो इसका बिंदुवत प्रश्न 5वां है, उसमें देखिए क्या लिखा है 5 में, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ये अपनी 1 नंबर समीकरण है, ये अपनी 2 नंबर समीकरण है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 जो अपनी है पहली हम समीकरण इक्वेशन नंबर 1 से हम अक्ष का मान हम निकालेंगे। अक्ष का मान कितना निकलेगा, देखो कि ये इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट अक्ष के बराबर, ये पहले इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 3y, और ये जो 2 गुणा में है अक्ष के, ये इसके भाग में जाएगा अंडर रूट 2। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो समीकरण 1 से हमने जो अक्ष का मान निकाला है, समीकरण 1 से अक्ष का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखना मतलब प्रतिस्थापित करना, रखना मतलब प्रतिस्थापित करना। अब इसको प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण में तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अक्ष है ना, तो अंडर रूट 3 के गुणा में हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3y बटा 2। अक्ष का जो मान था
वो यहाँ एक नंबर समीकरण से 2 नंबर में प्रतिस्थापित कर दिया। 3 के गुणा में x था 2 नंबर समीकरण में, हमने 3 के गुणा में y के रूप में x का मान लिख दिया। माइनस 2 नंबर समीकरण को पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस अंडर रूट 8 y बराबर 0। यहाँ से अब देखो क्या आएगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा होकर कितना देता है, माइनस का 3y बट्टा में क्या रहेगा, अंडर रूट 2 रहेगा बराबर। अब हम बात करते हैं ये y बराबर, हम इस पद से क्या करते हैं, माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0 करते हैं। अब इन दोनों पदों में से y हम कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ से देखना y कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, माइनस 3 बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बराबर 0। अब ये राशि जो y का अगर हम मान निकालते हैं तो ये राशि इस 0 के भाग में जाएगी ना, ये जो भी राशि है जैसे माइनस 3 बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8, ये इसके भाग में चली जाएगी। 0 में किसी भी संख्या का भाग जाता है तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 0। अब इसी प्रकार y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या प्रतिस्थापन बोल देते हैं हम, प्रतिस्थापन करना, क्योंकि प्रतिस्थापन वित्तीय काम में ले रहे हैं इसलिए यहाँ प्रतिस्थापन नाम और अधिक अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखो 1 नंबर समीकरण यहाँ से आपको दिख रही होगी। 1 नंबर समीकरण क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 y है तो गुणा में हम 0 लिखेंगे, y का मान 0 प्राप्त है बराबर 0। अंडर रूट 2x बराबर ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, प्लस 0 बराबर 0 गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 0 के बटा में जाएगा अंडर रूट 2, यानी x का मान भी क्या हो गया, 0। x का मान भी 0 मिला है, y का मान भी 0 मिला है, इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0। ये इस समीकरण के लिए क्या है, उत्तर है। इस समीकरण के लिए क्या है, ये उत्तर है। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अगले छठे बिंदुवत प्रश्न की बात करते हैं। छठे बिंदुवत प्रश्न में देखिए क्या समीकरण दी हुई है, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा बराबर -2, ठीक है, बटा 3 है यहाँ पे, 5y माइनस 3 बटा 3। और 2 नंबर समीकरण जो है वो है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये अपने समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अपनी 10th की ये प्रश्नावली है, इसका मतलब हमें ये पता भी होना चाहिए कि किसी भी हर वाली राशि को काटने के लिए एक लघुत्तम राशि कैसे प्राप्त करें। जैसे 1 नंबर समीकरण को हम ऐसी कौन सी राशि से गुणा करें कि ये उसे 2 भी कट जाए, ये 3 भी कट जाए। तो स्वाभाविक तौर पर हम समीकरण 1 को 6 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को भी 6 से करेंगे तथा समीकरण 2 का 3 भी कटना चाहिए, 2 भी कटना चाहिए और 6 भी कटना चाहिए। यानी इन सब का जो भाग जाने वाली संख्या है यानी लघुत्तम जो है वो क्या है, 6 है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, अब 6 से गुणा करने पर उसकी तुल्य समीकरण प्राप्त हो जाएगी, यानी उसकी गुणन समीकरण और वो तुल्य समीकरण बराबर ही होती है। तो अब देखो इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये वास्तव में कितना हो जाएगा, 3x बटा 2, ये भी 6 से गुणा होगा, माइनस 5y बटा 3, ये भी 6 से गुणा होगा, बराबर -2, ये भी 6 से गुणा होगा। ये यहाँ से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये अपनी होगी 1 नंबर डेश समीकरण, 1 डेश। ये स्टेप आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो और ठीक है, क्योंकि ये स्टेप रफ कॉपी के लिए ज़रूरी है। अगर आप लिख देते हो तो गलत नहीं होता है कि स्टेप 1 अधिक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है।
इस 2 नंबर समीकरण को भी हम 6 से गुणा करेंगे। जैसे अक्स को यहाँ से हम सीधा ये दूसरे समीकरण को सीधा लिखेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 2 बार कटेगा और आ जाएगा 2x। कितना आ जाएगा यहाँ से 6 से गुणा करने पर 2x, और इसको 6 से गुणा करने पर आ जाएगा 3y। रफ कॉपी में आप चेक करोगे, यहाँ से 6 से गुणा करोगे तो ये 6 खुद कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। ये अपनी होगी 2 डेज समीकरण। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से देखो सॉरी 1 डेज पर हम काम करेंगे। सारे जो हमने गुणज समीकरण है या तुल्य समीकरण प्राप्त किए उस पर काम करेंगे। x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x का मान भी निकाल सकते हैं हम, चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान इजी रहेगा इसमें, क्योंकि ये जो गुणज है यहाँ पे इस तरफ लेके आएंगे। यहाँ एक रफ कॉपी में मैं बता रहा हूँ, रफ पेज पे इसको वापस इरेज कर देंगे। इस 10x को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, सॉरी 10y को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 9x है ना, इसके प्लस में आ जाएगा ये 12, और ये जो 10 इसके गुणा में है वो इसके आ जाएगा भाग में। तो इसका मतलब समीकरण 1 से जो y का मान हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9x प्लस 12/10। समीकरण 1 से y का मान हमें क्या मिलेगा, 9x, यानी y को पहले इस तरफ लेके जाएंगे, 12 को इस तरफ लेके जाएंगे। ये y के साथ जो माइनस का 10 है वो प्लस का चला जाएगा, फिर वो भाग में चला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन को शुरू से आप थोड़ा सा बैक करके वापस से देखिए। अब क्या करना है, आगे हम करेंगे कि y का मान, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 डेश से y का मान समीकरण 2 डेश में प्रतिस्थापित करना या आप रखना भी आप लिख सकते हो। अब देखिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 डेश में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 डेश क्या है, 2x प्लस 3y है तो 3 इंटू y की जगह हम क्या लिखेंगे, 9x प्लस 12/10 बराबर कितना है, 13। ये थोड़ा लॉन्ग चलने वाला क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा एक अच्छी तरीके से देखना। 2x तो यहाँ हो गया, इन सब का हम क्या लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 10 लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 का इसमें भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 20x प्लस ये 10 का भाग इसमें एक बार जाएगा और ये पूरा ऊपर का सिस्टम ऊपर ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27x प्लस 36, ये 3 इससे गुणा होगा, 9 × 27 12 × 36 बराबर 13। अब देखो पहले इस 10 को हम इस तरफ देखते हैं, यहाँ 20x और 27x कितने हो गए, 47x हो गए। यहाँ ये 10 इससे गुणा हो गई, कितना हो जाता है 130 हो जाता है, और इसके माइनस में कितना चला जाता है 36 चला जाता है। अब यहाँ से आगे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x का जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा 54/47। 54 कौन सा, 130 में से 36 कम होता है तो 54 आता है, और 47 इसके x के गुणा में है वो, यानी x का मान आ गया हमें प्राप्त हुआ है 2। x का मान कितना प्राप्त हुआ है 2। अब समीकरण 1 डेश में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करना 1 डेश में प्रतिस्थापित करेंगे। 1 डेश समीकरण कौन सी, ये है, इसमें क्या है 9x है तो 9 इंटू x की जगह 2, माइनस 10y है तो 10y बराबर में -12 है तो -12, ये कितना हो गया 18, तो माइनस 10y है ना, उसके बराबर में जो -12 था उसके माइनस में और चला जाएगा कौन 18, कौन चला जाएगा 18। इसका मतलब जो y का मान आएगा वो यहाँ -12 और -18 कितना होता है, -30, माइनस का कितना होता है 30 बट्टा में क्या जाएगा -10, तो y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। -10 में -30 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार। तो अब हम क्या लिखेंगे,
x बराबर तो आया है अपना मान 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये अपना क्या है, उत्तर है। इस छठे बिंदु प्रश्न का उत्तर हमें इतना मिला है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर कुछ कम समझ में आई है तो आप इसको क्लास को दोबारा से पीछे करके दोबारा से देखिए और अपनी रफ कॉपी में इसको बराबर उतारिए तथा पुनः आप स्वयं अभ्यास कीजिए, तब जाकर ये मैथ के क्वेश्चन जो है वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमेशा के लिए याद कर सकेंगे। अभी हम अगले पैनल पे बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ये समीकरण संतुष्ट हो। कहने का मतलब ये जो प्रश्न आया है इसमें एक बार तो जो दो चर वाले दो समीकरण युग्म है उससे x और y का मान निकालना है, फिर जो x और y का मान हमें प्राप्त होगा उस मान को इस एक समीकरण और में रखना है जिसमें तीन चर है। तीन चर कौन कौन से, y भी है, x भी है और m भी है। इससे हम इन x और y का मान यानी इन युग्मों से जो x और y का मान निकलेगा इन समीकरण युग्मों से वो यहाँ लिखेंगे तो m का मान और प्राप्त हो जाएगा इस समीकरण से। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा लॉन्ग करने का जो मेथड अपनाया गया है वो इस प्रकार से है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम समीकरण को लिख देते हैं कि यहाँ में समीकरण दी गई है 2x + 3y = 11, ये एक नंबर समीकरण दी हुई है और दो नंबर समीकरण दी गई है 2x - 4y = -24। इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकालते हैं। इन दोनों समीकरणों से समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान क्या है, देखो x का मान क्या आएगा, यहां से हम देखते हैं कि ये 3y इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा किसके, 11 में। फिर ये 2 भी इस तरफ जाएगा, 2 कहाँ पे जाएगा, इसके बट्टा में जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 11 - 3y/2। तो अब हम ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान जो हमें प्राप्त हुआ है कितना, y के रूप में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं, प्रतिस्थापन करना रखना में रखने पर क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणा x है ना तो हम लिखेंगे 2 गुणा 11 - 3y/2, फिर -4y है ना तो 4y बराबर -24। ये 2 से अंश वाला हर से कट गया, क्या बचा 11 - 3y - 4y बराबर -24। ये माइनस का 7y बनेगा, 3y और 4y माइनस माइनस के दोनों, और ये -24 के माइनस में चला जाएगा, -11 ये इस तरफ चला जाएगा। तो जो y का मान प्राप्त होगा वो यहाँ देखो कितना जाएगा, -35 बनेगा ना, उसके भाग में क्या जाएगा, ये y का गुणांक कितना -7 है। -7 और -35 आपस में जब भाग संक्रिय से हल होते हैं तो इसका उत्तर आता है 5। क्या उत्तर वो प्राप्त हुआ, 5। अब देखो y बराबर 5 प्राप्त हो गया। यहाँ से आप अपना कॉपी के पेज में नेक्स्ट पेज पे भी करेंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे कि y का मान कोई भी समीकरण में, हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने। 1 नंबर समीकरण अपनी ये है 2x + 3y = 11, तो 2x + 3y की जगह हम लिखेंगे 5 बराबर 11। अब 2x का मान कितना आ जाएगा, 11 - 15 कौन सा, ये गुणा हो गया -15 होगा, इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ माइनस का जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, -4 बचेगा, ये इसके बट्टा में आ जाएगा, ये x का गुणा 2, तो x का मान आ गया -2। x का मान कितना आ गया, -2।
अब हम एक लाइन और लिखेंगे कि x बराबर 2 तथा y बराबर x बराबर -2 तथा y बराबर 5। x बराबर -2 तथा y बराबर 5 अपनी एक समीकरण, कौन सी समीकरण, y बराबर mx प्लस 3 में रखना। अब y बराबर जो -2 मान प्राप्त हुआ है और x बराबर -2 प्राप्त हुआ है, y बराबर 5 प्राप्त हुआ है, उसको हम 5 इस समीकरण में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर है तो 5 बराबर m इंटू एक्स यानी m इंटू -2 प्लस 3। ये 3 इस तरफ आएगा तो -2 के गुणा में क्या रहेगा m, 3 इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा 5 - 3 यानी m का मान कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बटा में आएगा -2 यानी m का जो मान आएगा वो आ जाएगा -1। m का मान कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 2 में -2 का भाग -1 बार जाता है। ये अपना हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में कितना है, x बराबर -2, y बराबर 5 तथा m बराबर -1। इस प्रकार से इस प्रश्न में जो काम करना था कि दोनों समीकरण युग्मों से, इस समीकरण युग्म से x और y का मान निकालना और x और y का मान जो है वो इस समीकरण में रखने से जो प्राप्त होने वाला m का मान है वो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बोर्ड के अगले पैनल पे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न हमें जो दिया गया है उसमें बिंदुवत 5 प्रश्न दिए गए हैं। उन 5 प्रश्नों को हम एक एक करके अपने बोर्ड के पैनल पे हल करेंगे। जैसे प्रश्न क्या है, अपना मुख्य प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। 2 चर वाले समीकरण बनेंगे क्योंकि अपने प्रश्न ही जो प्रश्नावली का नाम है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करके उस चर का मान दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना, रखना और या फिर वहां ले जाना प्रतिस्थापन विधि कहलाते हैं। तो देखो यहाँ हमें थ्योरेटिकल बातें दी गई है, उसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल पार्ट में बदलेंगे और मैथमेटिकल पार्ट में बदलने के बाद समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या दिया गया, देखो पहले बिंदुवत प्रश्न का हम इस पैनल पे बात करेंगे। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसको हम सबसे पहले यहाँ पकड़ लेते हैं। 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। किन्हें ज्ञात करना, 2 संख्याओं को। तो सबसे पहले जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो हम मान लेंगे। माना कि पहली संख्या हम बड़ी संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या लिख दो या फिर बड़ी संख्या मान लीजिए। पहली संख्या यानी x जो है बड़ी संख्या है वो y है तथा एक दूसरी संख्या को हम छोटा मान लेते हैं। हम लिख देंगे दूसरी या फिर छोटी संख्या, उसको हम लिख देंगे y। अब 2 तो हम चर मान लिए। किन को चर माना है, जो हमें ज्ञात करना है उससे। अब प्रश्न के अनुसार इन चरों में कैसा संबंध दिया गया है। अब वापस से प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब किन 2 संख्याओं का, जिसको हमने x और y माने, उनका अंतर 26 है। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो अंतर निकलता है ना। इसका मतलब जो x माइनस y है वो 26 है। इस लाइन का, इतनी लाइन का ये जो मैथमेटिकल, जो थ्योरेटिकल बात है उसका ये मैथमेटिकल हिस्सा हो गया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ बराबर में 26 आएगा। ये हो गई समीकरण नंबर अपनी 1। प्रश्न के अनुसार ये समीकरण नंबर 1 होगी। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है। इसका मतलब 3 गुणी कौन सी हो सकती है, जो बड़ी संख्या होती है वही तो छोटी की 3 गुणी या 2 गुणी हो सकती है। तो यहाँ पे जो x है ना, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुणी हो सकती है। ये y 3x नहीं हो सकता।
जो बड़ी संख्या आई है, बड़ी संख्या में ली है x, वो किसके बराबर है? 3 गुना छोटी संख्या के बराबर है। ये 2 नंबर तथ्य है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, ये 2 नंबर बात है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या को 3 के गुणा से गुणा करते हैं तो वो बड़ी संख्या के बराबर आता है। ठीक है, ये 2 समीकरण प्रश्न के अनुसार बनी है। इतनी ही नई बात है, और तो कुछ इसमें है ही नहीं। इससे पहले हम प्रश्न क्या कर रहे थे? समीकरण 1 से चर का मान निकाल रहे थे, फिर समीकरण 2 में रख रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि 1 से ही चर का मान निकालो, 2 में ही रखो। यहाँ पे देखो, समीकरण 2 में चर का सीधा मान ही दिया गया है, तो सीधा ये शॉर्ट तरीका हो जाएगा कि समीकरण 2 से x का मान है। अब वास्तव में x क्या है? हम ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से बड़ी संख्या का मान है, x बड़ी संख्या है। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें कहा गया है कि आप इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन करने का मतलब x की जगह क्या लिखेंगे? 3y। 1 नंबर समीकरण में इसका मान इसमें समीकरण में प्रतिस्थापित करें 1 में, ये ध्यान रखना। फिर माइनस, फिर y, फिर बराबर, फिर 26। 3y में से 1y जाता है तो 2y बचता है। इसका मतलब 2y बराबर कितना हो गया? 26। y का मान कितना हो जाएगा? 26/2, ये 2 की गुणा वाला, y का मान आ गया 13। इसका मतलब अपनी जो छोटी संख्या है वो तो आ गई 13। अब छोटी संख्या से काम नहीं चलेगा। y का मान समीकरण आप कौन सी भी में भी रख सकते हो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई सी में भी रख सकते हो। तो यहाँ हम समीकरण 2 में रखेंगे तो आसान रहेगा। समीकरण 2 में प्रतिस्थापन नाम लिख देते हैं। रखना और प्रतिस्थापन करना पर्यायवाची है। प्रतिस्थापित करने पर, हाँ, हालांकि हिंदी में रखना और प्रतिस्थापन करना पर्यायवाची नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो अपना वाक्यांश लिखा जा रहा है वो यही अर्थ देगा। चाहे हम ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना, चाहे ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 में रखना, दोनों का मान जो अर्थ है वो सेम ही रहने वाला है। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 अपनी क्या है? x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 × 30। x का मान कितना आ जाएगा? 39। x का मान कितना आ जाएगा? 39। अब देखो, अब हम इसका उत्तर रेड पेन से लिख देते हैं। आप इसके उत्तर में कलर चेंज ना करिएगा। हम ऐसे लिखेंगे, अतः हमने क्या माना था? पहली संख्या, या ऐसे वापस ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या को हमने क्या माना था? बड़ी संख्या। पहली संख्या या बड़ी संख्या, यानी जो x माना था वो तो है 39, और दूसरी संख्या जिसको हमने छोटी संख्या माना था वो है अपनी 13। ये अपना हो गया उत्तर। देख लो प्रश्न की सारी बातें यहाँ पे फॉलो हो रही है। आप इसको सत्यापित भी कर रहे हो कि दोनों का अंतर, जैसे 39 में से 13 घटाने पर 26 आता है। प्रश्न में ऐसा ही कहा गया था। एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, 13 या 39, जो छोटी संख्या है उसकी तिगुनी है बड़ी संख्या। इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखिए, आपको जो समझ में आए उस प्रकार से, और पुनः आप इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर अपना विद्युत प्रश्न है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं संपूरक कोण, पूरक कोण, एलिमेंट्री, सप्लीमेंट्री। यानी जो ऐसे 2 कोण, यानी कोणों का एक ऐसा जोड़ा बोल सकते हो, 2 का तो जोड़ा ही होता है, ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ हमें 2 कोण दिए गए हैं, 2 कोणों के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें उस जो थ्योरेटिकल यानी हिंदी की बात को गणित में बदलना है, चाहे गणित की चर राशि में बदलना है, चाहे वो चर राशि किसी भी रूप में हो, चाहे x y z लो या p q a b c कुछ भी लो। जैसे हम मान लेंगे
कि माना एक कोण या पहला कोण ऐसे हम लिख देते हैं। मान लीजिए कि माना पहले को हम बड़ा ले लेते हैं। पहला कोण बड़ा कोण हम क्या मान लेते हैं? अक्स डिग्री। पहले को हम अक्स डिग्री मान लेते हैं और दूसरा कोण जो मान लेते हैं कि वो छोटा होगा, वो छोटा कोण बराबर y डिग्री हम मान लेते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, यहां हमें प्रश्न के अनुसार समीकरण बनानी है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में सबसे पहले तो बात ये दी गई है कि दो कोण जो आप ले रहे हो वो संपूरक कोण है। इसका मतलब प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी x और y का जोड़ 180 है, क्योंकि संपूरक है। ये बात एक नंबर बात तो ये दी गई है। ये बात सीधी नहीं लिखी गई है कि 180 है, तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। बाद में लिखा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब जो अक्स है ना, वो छोटा कोण है ना y, उसमें 18 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, यानी अक्स का मान कितना है? 18 प्लस y प्लस 18। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। आसान यही रहेगा कि इस समीकरण से अक्स का मान इसमें प्रतिस्थापित कर दें, तो हम ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 2 से अक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित है करने पर। अब प्रतिस्थापित करेंगे तो देखो, जो दो एक नंबर समीकरण x प्लस वाई है, वहां पे हम क्या लिखेंगे? x की जगह लिखेंगे y प्लस 18 प्लस y प्लस 18 तो x हो गया, प्लस y समीकरण में है, बराबर में 180 समीकरण में है। ये देखो y और y जुड़ के कितना हो जाता है? 2y बराबर 180 है ना, उसके माइनस में चला जाएगा 18। तो 180 में से 18 डिग्री घटता है, 180 में से 18 होता है तो कितना बचता है? 162। अब y के गुणा में जो 2 था वो 162 के भाग में चला जाएगा, यानी y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। अब आगे हम क्या लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 से तो इसमें हल कर लिया था, तो समीकरण 2 में लिख देते हैं कि y का मान समीकरण, आप चाहो तो 2 में रखना जरूरी नहीं है, 1 में भी रख सकते हो, कोई भी एक समीकरण में लिखना है। अब चलो यहाँ पे हम 2 में न लिखे 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हम नहीं लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे। प्रतिस्थापित करने पर देखो, समीकरण 1 में जब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा? देखो, x प्लस वाई है तो हम लिखेंगे x प्लस 81 बराबर 180 है, तो बराबर में हम 180 लिखेंगे। x का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में क्या जाएगा? 81 है, माइनस में जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 99 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 99 डिग्री। अब हम इसका फाइनल उत्तर लिखेंगे। फाइनल उत्तर क्या लिखेंगे? जहां से हमने प्रश्न को शुरू किया था वही लाइन एक बार और लिखनी है। कैसे? जैसे माना की जगह लिख देंगे अतः, पहला लिख दो या बड़ा लिख दो, अतः पहला कोष्टक में हम लिखेंगे बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री। x डिग्री माना था, उसका हमें कितना मिला है? 99 डिग्री। और दूसरा या अपना जो छोटा कोण हमने माना था वो हमें मिला है 81 डिग्री। ये हमारा अपना ये उत्तर है। देख लो, दोनों का जोड़ 180 आ जाएगा और दोनों का जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण में 18 जोड़ने से आएगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों जो बातें या संबंध दिया गया है वो यहाँ पे संतुष्ट हो रहे हैं
और इस प्रश्न का उत्तर हमें इस प्रकार से करके एग्जाम में बताना है। ये इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए तथा आगे के प्रश्न के लिए हम यहाँ से इस पैनल को खाली कर लेते हैं, हल करेंगे इसमें अगले क्वेश्चन को। अब अगला इसका बिंदुवत प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदों को 3,800 रुपये में खरीदा। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदों को 1,750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो हिंदी की जो बातें हैं उसको सब पहले हम गणित के रूप में बदल लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है उसको हमें मानना पड़ेगा चर के रूप में। तो पूछा जा रहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो माना हम ऐसे लिखेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य हम लिखेंगे x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य भी पूछा जा रहा है तो गेंद का मूल्य हम लिखेंगे y रुपये। अब ध्यान देना, अब जो प्रश्न में जो इनके साथ संबंध दिए गए, जो समीकरण दिए गए, जो बातें दी गई है उसके अनुसार हम उसका रूपांतरण करते हैं। कैसे देखिए कि कोई क्रिकेट टीम का कोच था, उसने 7 बल्ले लिए और 6 गेंदें ली और 3,800 रुपये दिए। इसका मतलब अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7 गुना x हो जाएगा। और एक गेंद का अगर y रुपये है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6 गुना y हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य 6 गेंद का मूल्य 6 गुना एक गेंद के मूल्य के बराबर है। इतना सामान लेकर उसने पैसे जोड़े और पैसे जोड़ के ये रुपये बन जाएंगे ना। जैसे एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 का 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 का 6y हो जाएगा। ये रुपये जोड़ के उसने दोनों को जोड़ा और रुपये बन गए उसके 3,800। ये बात दी गई है 1 नंबर पे। बाद में उसने 3 बल्ले मतलब 3 तो लिए x रुपये वाली चीज और उसमें 5 जोड़ी y मूल्य वाली चीज और उसके रुपये हो गए 1,750। ये 2 नंबर समीकरण दी गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से x का मान देखो कैसे निकलेगा कि पहले तो जो इस पद को यहाँ पे हम लेके जाएंगे, वो पद किस में जाएगा, 3800 जो है ना 3,800 उसके माइनस में जाएगा। फिर ये जो 7 इसके x के गुणा में है ना वो इसके भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3,800 माइनस 6y बटा 7। अब ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से जो x का मान आया है, x का मान वो हम समीकरण 2 में रखेंगे नहीं, प्रतिस्थापित करेंगे। बात एक ही है लेकिन प्रश्न में प्रतिस्थापन नाम आ गया तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापित करेंगे या करने पर। ऐसे समीकरण में क्या लिखा है, 2 नंबर समीकरण 3x है तो हम 3 इंटू x की जगह लिखेंगे 3,800 माइनस 6y बटा 7। ये मान यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया 2 नंबर प्लस 5y है बराबर में 1750 या 1,750। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां इसका लिख लेते हैं लघुत्तम। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 7 लघुत्तम आ जाएगा। तो 7 लघुत्तम लेने के बाद ये तो पूरा ये ऊपर है उतना का उतना ही रहेगा। ऊपर कितना है, 3 गुना 38 माइनस 6 ये कोष्टक में है तो ये गुणा हो जाएगा। तो 0 0 4 10,400 माइनस 18y, ये 3 से ये 6y गुणा होगा तो 18, फिर ये 7 से ये 5y गुणा होगा तो ये हो जाएगा 35y बराबर कितना आ जाएगा 1,750। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 18y माइनस का है और 35y प्लस का है। इसका मतलब कितना बच जाएगा, इस तरफ हमें मिलेगा 17y और बराबर में क्या आएगा, देखो यहाँ से ये 7
जो है इससे गुणा होगा पहले। तो 7 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 0, 7 पंजे 35 और 7 सतम 49 और 3 52 और 7 और 5 12 और ये 7 इससे गुणा होगा तो आ जाएगा 12,250 और उसमें से कम कितना होगा 10,400। अब देखो 17y है, 17y जब 17y का हम करेंगे इसमें माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 850। माइनस करने पर कितना मान प्राप्त होगा 10,400, 12,200 में से 10,400 हम घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है। यहाँ एक गुणा में गलती हुई है, उसको सुधारिए। यहाँ 10,400 नहीं आएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11,400। ठीक है, तो इसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा 11,400 घटाना पड़ेगा। फिर ये 1850 नहीं बचेगा, ये 850 बचेगा। यानी जो y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 850/17, यानी y का मान मिला है हमें 50। इसमें 17 50 बार भाग जाएगा। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखो। समीकरण 1 में रखना नहीं, प्रतिस्थापित नाम लिख देते हैं, प्रतिस्थापित करना। अब देखो प्रतिस्थापित करते हैं। 1 नंबर समीकरण अपनी क्या है 7x, इसका मतलब 7x प्लस 6y, इसका मतलब 6 × 50 बराबर 3,800। 7x बराबर ये कितना हो जाएगा, जो 3,800 है उसके माइनस में इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 300, ये आएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों की बाकी कितनी आ जाएगी 3500 के बटा में 7, यानी x का मान कितना आ जाएगा 500। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या हमें लिखना होगा कि y का मान 50 मिल गया और x का मान हमें 500 मिल गया। इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमें 500 रुपये मिल गया और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें 50 रुपये मिल गया। अतः प्रत्येक, यहां से वापस लिखेंगे बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो हमने x माना था उसकी जगह हम लिखेंगे 500 रुपये, क्योंकि x का मान 500 मिला है। और जो प्रत्येक गेंद का मूल्य है जो हमने y माना था उसका 50 रुपये है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। ये अपने तीसरे बिंदु प्रश्न का उत्तर था, गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करने का। अगले पैनल पे हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे। इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है अगले में, चौथे में। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो ज्ञात करना। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहां देखो सबसे पहले दो बातें दी गई है कि 15 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लगते हैं, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लगते हैं। नियत भाड़ा है यानी फिक्स उस सीट का किराया है, टैक्सी है, उसमें अगर आप इंटर कर गए इसका मतलब कुछ भाड़ा एंट्री भाड़ा है, नियत भाड़ा है, फिक्स कर रखा है कि आप टैक्सी में बैठो सिर्फ बैठने का। अब चलोगे तो 1 किलोमीटर का इतना है, 2 किलोमीटर का इतना है, 3 किलोमीटर का, हर किलोमीटर का अलग अलग चार्ज लगाया हुआ है।
तो यहाँ पे वो दो बातें पूछी गई है कि जो फिक्स कर रखा है नियत जो कांस्टेंट है वो भाड़ा कितना है और हर किलोमीटर पे कितना कितना भाड़ा लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें वो मान सबसे पहले ज्ञात करने मानने हैं कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा यानी जो फिक्स है एंट्री पे वो 80 रुपये है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेंगे वाई रुपये। प्रति किलोमीटर कितना मान लेंगे वाई रुपये, यानी हर किलोमीटर पे वाई रुपये लगते हैं। अब देखो जो प्रश्न में तथ्य दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं। प्रश्न अनुसार प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये लगता है। अब 10 किलोमीटर जाता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले जो नियत भाड़ा कर रखा है वो देना पड़ेगा 80 रुपये। फिर उसको 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का अगर वाई रुपये लगता है तो 10 किलोमीटर का 10 से गुणा करके देना पड़ेगा, यानी नियत भाड़ा लगेगा। फिर 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपये तो 10 किलोमीटर का 10 वाई होते हैं। वो अगर वो इतना पैसे देता है तो उसको 105 रुपये पे करने पड़ते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ये आपको जरूर समझ में आएगी कि नियत भाड़ा यानी फिक्स एंट्री करते ही 80 रुपये लगे। फिर 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो गया। नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ा तो 105 रुपये हो गए। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। फिर एक ऐसा पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो इसको मतलब उसको 80 रुपये तो नियत भाड़ा जो एंट्री पे दिया गया वो तो 80 रुपये हुआ। फिर जो 15 किलोमीटर का 15 वाई हुआ वो भी साथ में उसने जोड़ के दिया तो उसको कितने रुपये पे करने पड़े, 155 रुपये पे करने पड़े। ये दो बातें दी गई है, यानी फिक्स भाड़ा और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसमें ऐसा संबंध प्रश्न में दिया गया है। अब इन दोनों समीकरणों से हम ये x और y का मान निकालेंगे। फिर एक और बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पैसे देना पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर के लिए उसके एक तो x जो फिक्स करता है वो देना पड़ेगा और जो y का 25 y है वो हमें देना, उसको पे करना पड़ेगा। ये एक समीकरण हमें और ज्ञात करनी है। तो अब देखो समीकरण x और y, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 105 है ना यहाँ पे, उसके माइनस में चला जाएगा 10y। अब हम ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना नहीं लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब देखो 2 नंबर समीकरण में क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 है तो x का मान तो आ गया 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y बराबर 155। अब देखो यहां देखो माइनस का 10y है प्लस का 15y है, इसका मतलब इस तरफ क्या बचेगा, 5y बचेगा। और बराबर में जो ये 155 है ना उसके माइनस में ये 105 चला जाएगा, 155 के माइनस में 105 चला जाएगा पक्षांतर के द्वारा। अब 5y का जो मान आएगा, y का जो मान आएगा वो ये घटाने से कितना आ गया 50 और 5 इसके गुणा में जाएगा, इसका मतलब y का मान कितना आ गया 10, y का मान कितना आ गया 10 रुपये। एक उत्तर तो ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, y का मान हम कोई सी भी समीकरण में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या आ जाएगा, देखो 1 नंबर समीकरण अपनी क्या है, x प्लस 10y है तो हम लिखेंगे x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। x का मान कितना आ जाएगा, 105 में से क्या घटेगा, इन दोनों का गुणा कितना होता है 100, वो घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 5 रुपये। अब इन दोनों के माध्यम से हम इसको ऐसे लिख देंगे, अतः नियत भाड़ा 5 रुपये, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये, यानी प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना लगता है
10 रुपये लगता है। अब हमें क्या पूछा गया था, कोई व्यक्ति कितने किलोमीटर का सफर करता है, वो यहाँ पे हम हल कर देते हैं। कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का सफर तय करता है, ठीक है, 25 किलोमीटर सफर के लिए भाड़ा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा देना पड़ेगा, फिर उसको 25 गुना वाई देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा और 25 गुना वाई करें तो नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये, प्लस 25 गुना 1 किलोमीटर का कितना रुपये है, 10 रुपये, वाई का मान 10 है, तो 5 + 250 तो इस 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना आ जाएगा, 255 रुपये। ये एक अपना फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तथा अगर आपको कुछ कम समझ में आया है तो आप इसे दोबारा से देखिए कि किस प्रकार से समीकरणें बनाई गई है। अब इसके अपने अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, कोई भिन्न संख्या है तो उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न x/y, जहां y ≠ 0, यानी भिन्न राशि का जो हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, अब प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार ये बताया गया है कि अगर उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब x में ऊपर में 2 जोड़ दिया जाता है और y में भी 2 जोड़ दिया जाता है, तो वो जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9/11। यहाँ पे लिखा है 9/11 हो जाती है। तो अब 9/11 होने के बाद हम इसका क्या करेंगे, इस 11 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे और y + 2 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो 11 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा में आ जाएगा किसके, x + 2 के बराबर। यहाँ पे जो 9 है इसके गुणा में y + 2 चला जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 11x + 22 बराबर यहाँ कितना रहेगा, 9y + 18। अब देखो समीकरण हम निर्मित कर रहे हैं, समीकरण क्या बन जाएगी अपनी, समीकरण बनेगी इस तरफ चर राशियों को ले जाते हैं, 11x - 9y बराबर यहाँ 18 इस तरफ है और ये 22 अगर इस तरफ और जाता है तो वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 11x - 9y बराबर कितना आ जाएगा, -4। ये अपनी समीकरण 1 बनी है। इस प्रश्न के अनुसार 1 नंबर समीकरण के हिसाब से ये एक रैखिक समीकरण बनी है 2 चर में। अब दूसरी बात ऐसे लिखी गई है कि अगर उस अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब x + 3 और y + 3 करते हैं बट्टा में, तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो होती है 5/6। हम लिखेंगे 5/6 बराबर। अब हम इस 6 का पक्षांतरण इस तरफ करेंगे, तो 6 का पक्षांतरण करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, x + 3 के गुणा में, और यहाँ जो 5 है इसके गुणा में क्या आ जाएगा, y + 3 आ जाएगा। ये वितरण नियम से अगर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 6x + 18 बराबर 5y + 15। आगे हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो अगर 6x एक चर राशि वाला पद यहाँ है, यहाँ 5y दूसरी चर राशि वाला ले आए, तो क्या रहेगा, 15 - 18। ये 15 तो पहले से था, 18 इस तरफ पक्षांतरित हो गए, माइनस का चला जाएगा, यानी 6x - 5y बराबर -3 हो जाएगा। 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण प्रश्न के अनुसार बताए गए अनुसार हम चले तो रैखिक समीकरण हैं, 2 चर वाली रैखिक समीकरणों का एक युग्म बन गया। 2 समीकरण आ गई तो युग्म बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम चर का मान निकालेंगे। चर का मान कौन से का, x का निकाल लेते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, देखो x के साथ जो माइनस वाला पद है ना वो यहाँ पे जाएगा -4 के जोड़ में, तो ये 9y प्लस का जाएगा और -4 पहले से था और बट्टा में आ जाएगा 11। अब समीकरण 1 से जो x का मान निकला है,
x का मान वो समीकरण हम 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करने पर। अब इसको अगर प्रतिस्थापित करते हैं तो 2 नंबर समीकरण अपने क्या है? 6x - 5y है। तो अब आगे क्या हो जाएगा इसका? 6x की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 × 9y - 4/11 माइनस 5y बराबर -3। अब देखो हम लेंगे सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 11। ये इसका एक बार भाग जाएगा और कितना हो जाएगा? 6 से गुणा होके 54y - 24 माइनस ये 11 से हो जाएगा 55y बराबर -3। अब देखो यहाँ 54y प्लस का है, 55y माइनस का, इसका मतलब एक माइनस का y बचेगा। और यहाँ जब 11 यहाँ पक्षांतरित होगा तो -3 के गुणा में जाके -3 33 हो जाएगा और ये प्लस का कितना जाएगा? 24 जाएगा। यानी -y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? देखो -9। -y -9 माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना मिल गया? 9। y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। अब हम ऐसे लिखेंगे कि y बराबर 9, या ऐसे सीधे भी ऐसे लिख सकते हो y का मान जो 9 है वो तो है ही। समीकरण 1 में क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने पर अब देखो y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 नंबर समीकरण में प्रतिस्थापित करें। 1 नंबर समीकरण अपनी 11x - 9y है तो हो जाएगा 11x - 9 × 9, y का मान 9 आया है बराबर -4 है, बराबर -4। 11x बराबर माइनस का कितना हो गया? 9 81। ये 81 जो है इस तरफ जुड़ेगा तो जो 81 प्लस का जाएगा उसके माइनस में 4 ये पहले वाला है तो x का मान कितना हो जाएगा? 77/11। x का मान कितना हो गया? 7। x का कितना मान आ गया? 7। अब हमने प्रश्न को शुरू कहां से किया था कि माना वह भिन्न x + x/y है। अब हम इसको खत्म कहां पे करेंगे? अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी? x/y मानी थी ना हमने। अब हम लिख देंगे 7/9। 7/9 क्यों? x का मान 7 प्राप्त हो गया, y का मान 9 प्राप्त हो गया तो अतः वह भिन्न 7/9 है। ये अपना हो गया उत्तर। इस प्रश्न के हल को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लास को यहाँ रोकिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके सेव रखना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। आप इसको पुनः दोबारा खुद अभ्यास जरूर कीजिएगा। मैथ जितना अभ्यास करोगे उतनी ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और हमेशा के लिए याद रहेगी। अगला अपना इस प्रश्नावली का जो लास्ट बिंदुवत प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? पूछा क्या जा रहा है? वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो हमें मानना भी वही पड़ेगा। माना जैकब की वर्तमान, सबसे पहले हम किसकी मानेंगे? जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, यानी आज वो x वर्ष का होगा। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, x वर्ष और y वर्ष। अब देखो प्रश्न में जो दिया गया उसके हिसाब से हम समीकरण बनाते हैं। प्रश्न अनुसार देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। इसका मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5। उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 5। आज से 5 दोनों में जुड़ जाएगी। और ये जो 5 वर्ष बाद होगी ना, इसकी 3 गुणी हो जाएगी। किसकी?
ये जेकब की आज से 5 वर्ष बाद आयु है, वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ऐसा प्रश्न में लिखा गया। 5 वर्ष बाद जेकब की ये हो जाएगी, उसके पुत्र की ये हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इस ये जो पुत्र की आयु होगी ना 5 वर्ष बाद, उसकी 3 गुनी हो जाएगी आज से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। इसका मतलब हम इसको थोड़ा और खोल के लिख देते हैं। x + 5 बराबर यहाँ पे 3y + 15 हो जाएगा। यहाँ इस तरफ ले आ देते हैं, x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। ये 5 इस तरफ माइनस में जाएगा। ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी और बात लिखी गई है, 5 वर्ष पूर्व है। यहाँ 5 वर्ष पूर्व जो है वो उनकी आयु कितनी थी? जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व वास्तव में जेकब की आयु थी कितनी? x में से 5 कम थी। उसके पुत्र की आयु कितनी थी? y में से 5 कम थी। यानी आज से 5 कम थी ना, 5 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो। लेकिन इसकी जो जेकब की आयु थी आज से 5 वर्ष पूर्व, वो उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी पुत्र की जितनी आयु थी उसकी 7 गुनी थी। ये दो बातें यहाँ पे प्रश्न में दी गई है। तो अब देखो इसको और अगर हम लिखें तो x - 5 बराबर 7y - 35। ये इस तरफ आएगा तो x - 7y बराबर हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर अपनी 2। अब आगे हम इसको समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 10 + 3y। x का मान कितना आ जाएगा? 10 + 3y। अब हम आगे लिखेंगे ऐसे कि समीकरण 1 से जो x का मान निकाला है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ अपनी समीकरण 2 क्या है? x - 7y बराबर -30 है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 + 3y। x का जो मान मिला है वो लिखेंगे समीकरण 2 में, -7y बराबर -30 बराबर -30। अब देखो ये y की बात करें तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस का और 7 माइनस का, तो माइनस का 4y बचेगा। और यहाँ ये जो -30 है ना, इसके माइनस में 10 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? -40 बट्टा में -4, यानी y का मान कितना हो गया? 10। y का मान कितना आ गया? 10। इसका मतलब हमें क्या मिला है वास्तव में? y का मान जो मिला है ना, वो एक प्रकार से उसके पुत्र की आयु हमें मिल गई है। आगे हम क्या करेंगे? इस y के मान के द्वारा हम x का मान भी निकालेंगे। y का मान समीकरण कोई से में भी हम रख सकते हैं। चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 अपनी क्या है? ये है। तो ये x - 3y है, तो x - 3 गुणा 10 बराबर 10 है, तो बराबर 10। x का मान कितना हो जाएगा? जो 10 है ना, ये वाला, इसके जोड़ में जाएगा ये 30। 3 गुणा 10 30 होता है। x का मान कितना हो जाएगा? 40। वास्तव में ये x का जो मान मिला है वो क्या मिला है? जेकब की वर्तमान आयु हमें प्राप्त हुई है। अब हम इसको प्रश्न को जहां से शुरू किया था उसी लैंग्वेज के साथ इसको पूरा भी करते हैं कि माना जेकब की वर्तमान आयु x मानी थी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मानी थी। अतः हम लिख देंगे, अब लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? x थी तो 40 वर्ष हो गई, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। अब देखो जो प्रश्न में जो बातें दी गई थी वो सारी यहाँ पे लागू हो रही है कि 5 वर्ष बाद जो है ना, जेकब की 45 हो जाएगी और उसके पुत्र की 15 हो जाएगी। यानी 45 जो है वो 15 की तिगुनी होती है,
यानी पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की कितनी थी 35, पुत्र की कितनी थी 10, यानी सॉरी पुत्र की कितनी थी 5, 10 में से 5 कम आ जाएगी, तो ये 7 पंजा 35 यानी 7 गुनी होती है, पुत्र की आयु की 7 गुनी होती है 35। इस प्रकार से इस प्रश्न के हल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए तथा आप पुनः स्वयं इसका थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, निकालिए। इस प्रकार से हमने कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी ने नई पुस्तक जारी की है मैथ विषय की, गणित सब्जेक्ट की जो प्रश्नावली 3.2 है उसका पूरा अध्ययन किया है। आपने इस क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और एक फीडबैक के तौर पे यानी आप अपने प्रत्युत्तर के तौर पे कमेंट लिख के हमें ज़रूर बताइए। क्लास को पूरा देखने के लिए पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके किसी भाई बंधु के काम की ये क्लास है तो वहाँ तक आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।